हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तक हमने सेक्शन बी तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमें सेक्शन सी से पूरा कंप्लीट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अ मैन टुक lukewarm milk in a container. He put a spoon of curd in it and covered it. After some hours, he noticed that all the milk had turned into the curd. तो ये कर्ड बनाने की प्रोसेस हमें एक्सप्लेन की गई है और कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका आंसर देखते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ कर्ड। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बैक्टीरिया हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 तरीके के होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंजाई। तो हमारा इस कर्ड बनाने में बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है। और कौन सा बैक्टीरिया, नाम भी याद रखना है आपको, लैक्टोबैसिलस। स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है। लैक्टोबैसिलस हमारा एक बैक्टीरिया है जो कर्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच अदर फूड आइटम कैन वी मेक विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके और कौन से अलग प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। कर्ड तो हमारा एक एग्जाम्पल है। हम अल्कोहल बना सकते हैं, वो भी फूड आइटम है। और हम ब्रेड बना सकते हैं, हम इडली बना सकते हैं, हम डोसा बना सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आप सिंपली ब्रेड लिख सकते हैं इसका आंसर। हम ब्रेड बना सकते हैं। ब्रेड में हमारा ईस्ट ज़रूरी होता है। ईस्ट एक ऐसा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारा आटा होता है या जो बेटर होता है, उसमें अगर हम ये डाल देंगे तो उसको फुला देगा। और कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, CO2 रिस्पॉन्सिबल होती है फुलाने के लिए। ठीक है। हाउ एल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल फॉर अस, गिव एन एग्जाम्पल। और किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है, एक एग्जाम्पल दे दो। बहुत तरीके से है, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो एंटीबायोटिक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है। और हमें बताना, नेम अ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया विच इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। साइनोबैक्टीरिया ना, हाँ साइनोबैक्टीरिया हमारे आप लिख सकते हो एनाबेना लिख सकते हो। और व्हाट आर पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस वो होते हैं, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। जो बुरे कैसे हैं, वो हमें बीमार करेंगे। तो बीमार करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिसीजेस। ठीक है। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एन लेगुमिनस प्लांट। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब दोनों का फ़ायदा हो रहा होता है, दोनों बेनिफिट ले रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें हमारा राइजोबियम, 7th में भी आपने पढ़ा होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया और हमारा प्लांट दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देता है और प्लांट उस नाइट्रोजन का यूज़ करके अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, अपनी हेल्थ अच्छे से मेंटेन करता है, खाना बनाता है। और बदले में राइजोबियम को शेल्टर दे देता है और सम पार्ट ऑफ फूड भी दे देता है। तो देखो दोनों का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। व्हाट इज़ प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या है भाई, प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है, ये हमारी प्रेशर की डेफिनेशन है, दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है। सूरज कट वेजिटेबल्स विथ अ ब्लंट नाइफ। ब्लंट मतलब कि चपटा नाइफ है, उससे वो कट कर रहा है वेजिटेबल्स को। एंड देन विथ अ शार्प नाइफ, शार्प मतलब कि तेज धार वाला नाइफ से कट कर रहा है। कटिंग वेजिटेबल विथ
विच नाइफ वॉज ईजियर एंड वाई। अब हम आपको बताना है कि किस नाइफ से कट करना, ब्लंट वाले नाइफ से कट करना या शार्प वाले नाइफ से कट करना, किस नाइफ से कट करना ईजियर है, ईजी है। तो बहुत आसान है। अब मुझे ना सब्जी कट करनी है, तो मैं सब्जियों के ऊपर प्रेशर लगाऊंगी ना। मान लो मेरी सब्जी है ये, मैं इसको कट करना चाहती हूँ, तो मैं इस सब्जी के ऊपर प्रेशर लगाऊंगी, तभी तो मेरी सब्जी कट पाएगी, है ना। तो मेरा प्रेशर का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, फोर्स अपॉन एरिया। ये जो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, है ना। और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो अगर मुझे सब्जियां काटनी है तो मुझे प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, मुझे प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मुझे एरिया कम करना पड़ेगा। तो जो मेरी शार्प नाइफ होगी, होगी उसका एरिया आगे से कम होगा, तो उससे अच्छे से वेजिटेबल्स कट पाएंगे। लेकिन जो चपटी नाइफ होगी, जो चपटी सी ऐसे करके, उससे अच्छे से वेजिटेबल्स नहीं कट पाएंगे, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा हो गया और प्रेशर कम पड़ गया। तो इसका आंसर है आपका कि शार्प नाइफ से इजी पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वाला पार्ट। आप ये दोनों क्वेश्चंस कर लो या फिर ये दोनों क्वेश्चंस कर लो, दोनों ही ईजी है। व्हाट हैपन व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट टू क्लोजर टू आयरन नेल। आपका पास एक मैग्नेट है, उसको आप आयरन यानी कोई लोहे की कोई चीज़ उसके पास आप लेकर आओगे, तो क्या होगा भाई, लोहा और मैग्नेट ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। विच फोर्स एक्टिंग इन दिस केस, देखो मैग्नेट की वजह से फोर्स लग रही है, तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स क्या होते हैं, देखो फ्लूइड्स क्या होते हैं, हमारे लिक्विड और हमारे गैस दोनों को हम कंबाइन वर्ड में फ्लूइड्स कह देते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं, विच कैन फ्लो एंड टेक शेप ऑफ इट्स कंटेनर। क्या होता है भाई, जो फ्लो कर सकते हैं, जैसे पानी भी हमारा बहता है और गैस भी हमारा बहता है, लिक्विड भी हमारा बहता है और गैस भी हमारा बहता है ना। तो वो हमारे फ्लूइड्स हैं। और अगर मैं इस कंटेनर में, मान लो ये मेरा कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मैंने अगर लिक्विड भर दिया तो लिक्विड उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। ये मेरी एक बोतल है, इसके अंदर मैंने अगर लिक्विड भर दिया तो इसी कंटेनर का शेप ले लेगा। और अगर मैंने गैस भरा तो गैस भी इसी की शेप ले लेगी। तो वो उसकी शेप भी ले ले अपने कंटेनर की, और वो बह भी सके, फ्लो भी हो सके, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है। डिफाइन फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, इसको बताना है। फ्लूइड फ्रिक्शन समझते हैं। पहले आप ये बताओ कि आपको पता है ना फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन भाई एक अपोजिशन फोर्स होता है, जो हमारे मोशन को अपोज करता है, हमारे मोशन को आगे बढ़ने नहीं देता। मान लो मेरा मोशन इस तरफ हो रहा है, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग जाएगा और हमारे मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है। फ्लूइड फ्रिक्शन ये है कि भाई मोशन में अपोजिशन आ रहा है, वो भी किसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से, उसी को हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है भाई, कि आपके मोशन में अपोजिशन आ रहा है और वो अपोजिशन ऑफर कर रहा है फ्लूइड, तो उसी को बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड है, मान लो ये लिक्विड है, समुद्र है, रिवर है, कुछ भी है, ठीक है। आप सिंपल रोड पे चलते हो तो रोड आपके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। तो अगर आप पानी में चल लोगे या रिवर में चलोगे तो रिवर भी आपके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी ना, है ना। तो इसी को बोलते हैं, जैसे मान लो ये मैं हूँ, ये मछली है या कुछ भी है, ये मछली अगर इस तरफ चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर इस तरफ लगेगा। लेकिन ये
लिक्विड, ये पानी एक हमारा लिक्विड है, लिक्विड को हम फ्लूइड भी बोल सकते हैं, तो इसी को हम बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। और मान लो ये मेरी चिड़िया है जो हवा में उड़ रही है, ठीक है, हवा में ये उड़ रही है, ये इस तरफ उड़ रही है, तो ये हवा भी उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। और हवा भी हमारा एक फ्लूइड है, तो इसी को हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हम फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हम ऑयल से रिड्यूस कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं, जैसे हमारी जो बोट होती है, ठीक है, हम बोट के ऊपर पेंट कर देते हैं तो हमारी बोट अच्छे से नाव में पानी में चलने लग जाती है, तो हम पेंट कर सकते हैं, हम ऑयल डाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन शेप, अगर स्ट्रीम लाइन शेप होगी तो फिर फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगेगा। स्ट्रीम लाइन शेप क्या होती है भाई, आगे से नुकीली शेप हो, अब पीछे से क्या हो जाए, चौड़ी शेप हो, जैसे कि हमारी मछलियों की होती है ना, आगे से नुकीली शेप हो, पीछे से ऐसे चौड़ी शेप हो, तो इसमें हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम लगती है, तो हम कम फ्रिक्शन लगेगी तो हम इजीली मूव कर पाएंगे। तो स्ट्रीम लाइन शेप होनी चाहिए, जैसे मछलियों की होती है, बोट की होती है, या हमारे एरोप्लेन की भी इसी तरीके की शेप होती है ना। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेक्शन डी पर आ गए हम, तो सेक्शन डी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैडी में सोयाबीन और कॉटन, ये एक हमारी खरीफ क्रॉप है, ठीक है। डैश इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेंडेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रेड्यूस। भाई नेचुरल सब्सटेंस से आ रहा है तो वो मैन्योर है। स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम आर द मेथड ऑफ मॉडर्न, ठीक। द सेपरेशन ऑफ सीड grain seeds from the chaff is harvested is called dressing. Damage seeds in dash water। एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारे पास ना सीड्स है, मुझे चेक करना है कि भाई इनमें से कौन सी सीड्स अच्छी है कौन सी बुरी है। अच्छी क्वालिटी की सीड्स ही तो हम ग्रो करेंगे, है ना। तो हम इसमें चेक करेंगे, हम क्या लेंगे, एक गिलास पानी लेंगे और उसमें सारे सीड्स को डाल देंगे और इस ग्लास को ढक देंगे करीब 24 घंटे तक के लिए, ठीक है। जब हम 24 घंटे बाद आएंगे ना तो हम देखेंगे कि कुछ सीड्स जो होंगे ऊपर तैर रहे होंगे और कुछ नीचे होंगे। जो नीचे वाले होंगे ना वो गुड क्वालिटी के होंगे और जो ऊपर वाले होंगे ना वो बैड क्वालिटी के होंगे, क्योंकि हल्की चीज़ ऊपर जाती है तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इन सीड्स के अंदर कुछ है ही नहीं, तभी तो ये ऊपर चली गई, हल्की हैं बिल्कुल, तो ये बैड क्वालिटी के हैं। और जो अच्छी क्वालिटी की सीड्स होंगी वो नीचे रह जाएंगी, है ना। जो डैमेज सीड्स होंगी, जो ख़राब सीड्स होंगी वो क्या होंगी ना, वो फ्लोट कर रही होंगी, ऊपर तैर रही होंगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली मैचिंग है, तो मैं बता देती हूँ। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, सारे पेड़ों को रिमूव कर देना, इसका ये है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है भाई, एक लैंड को रिजर्व कर दिया है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। और क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है भाई, एक ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स हमारे प्रोटेक्ट रहते हैं। एंडेमिक स्पीसीज कौन से होते हैं, जो भाई सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो आप बिल्कुल बचे ही नहीं है, पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि हमारा डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये हमारा सही होगा, आप मैच कर लेना अपने आंसर से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रिया वेंट फॉर वॉक इन अ पार्क इन द मॉर्निंग, शी फाउंड दैट it was easier to walk on the cemented path than a net grass. Suddenly she slipped on the marble tile near the fountain। ठीक है, तो रिया ना पार्क गई थी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, और वो जो सीमेंट वाला पाथ होता है ना उस पर वो ग्रास पे थोड़ा डिफ़िकल्टली वॉक कर पा रही है, मतलब सीमेंट पार्ट पे ज़्यादा आसानी से कर पा रही है, उसके बाद नेट ग्रास पे कर पा रही है। और जैसे ही वो फाउंटेन वाले एरिया में गई तो वो स्लिप हो गई, फिसल गई, क्योंकि वहाँ पे मार्बल के टाइल थे, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाई डिड रिया स्लीप ऑन द मार्बल टाइल, क्योंकि मार्बल टाइल के पास लेस फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन कम था, तो इसलिए वो स्लिप हो गई।
विच हैज़ द मोस्ट फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किसके पास है इन तीनों में से? सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन हमारा है सीमेंटेड पाथ के पास, इसके पास सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है, इसी वजह से वो ईजिली वॉक कर पा रही थी। और पूछा गया है कि सबसे कम फ्रिक्शन किसके पास है, जहाँ पर रिया गिर गई, मार्बल टाइल है ना, तो मार्बल टाइल के पास सबसे कम फ्रिक्शन है। यहाँ पर भी आंसर था लेस फ्रिक्शन। हाउ डज फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक, फ्रिक्शन हमें कैसे हेल्प करता है हमें वॉक करने में? इट मेक ग्रिप बिटवीन फुट फीट एंड ग्राउंड, भाई एक प्रॉपर ग्रिप बना के रखता है हमारे पैर और ग्राउंड से, ताकि हम इजीली वॉक कर पाएँ। फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ग्रिप हो जाएगी, हम चल भी नहीं पाएंगे, और फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा तब भी हम नहीं चल पाएंगे क्योंकि हम फिसल के गिर जाएंगे, इसलिए प्रॉपर ग्रिप बनना ज़रूरी है। और वाला पार्ट देखते हैं। संजीव ऑब्जर्व दैट हिज बाईसाइकिल वॉज हार्ड टू पैडल, इट वॉज ऑल्सो मेकिंग नॉइज, हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू पुट ऑयल टू द चेन, आफ्टर दिस द बाईसाइकिल वर्क स्मूथली विदाउट एनी नॉइज। तो संजीव एक लड़का है जो अपनी बाईसाइकिल को ना पैडल नहीं कर पा रहा है, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, और वो उसकी बाईसाइकिल बहुत नॉइज़ भी कर रही है, आवाज़ भी कर रही है। तो उसके फादर ने उसको एडवाइस दिया कि भाई तुम ऑयल डालो उसकी चैन में, और ऑयल डालने के बाद वो स्मूथली वर्क करने लग गई और उसकी वॉइस भी चली गई, वॉइस कह रही हूँ, नॉइस भी चली गई। तो क्वेश्चंस करते हैं। वाई वॉज द बाईसाइकिल नॉट वर्किंग स्मूथली अर्लियर, वो पहले क्यों नहीं स्मूथली काम कर रही थी? क्योंकि जो हमारा पैडल था एंड जो हमारी चेन थी उनके बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन था, इसी वजह से वो स्मूथली वर्क नहीं कर पा रही थी। फ्रिक्शन बिटवीन, इट वॉज मोर फ्रिक्शन बिटवीन पैडल एंड चैन, ठीक है। हाउ डिड ऑयल हेल्प बाईसाइकिल टू मूव स्मूथली, जो ऑयल था वो एज अ लुब्रिकेंट्स की तरह काम करा और स्मूथली उसने लुब्रिकेशन की तरह काम करा और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया, जिस वजह से वो साइकिल है वो ईजिली और स्मूथली चलने लग गई। What will happen when we ride bicycle on a fast speed on a wet and smooth road? give reason। देखो, अगर हम नॉर्मल रोड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है, बट अगर हम स्मूथ रोड पे चलेंगे या फिर गीले रोड पे चलेंगे जहाँ पे बारिश वगैरह हो गई है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो गया है तो हम फिसल के गिर सकते हैं, है ना। और अगर हम फास्ट स्पीड में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा ही चांसेस है कि हम फिसल के गिर सकते हैं और हमें एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं, ACCENT, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं। तो हम सेक्शन ई अब पढ़ते हैं। पाथवेज एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। Microbial disease that can spread from infected person to a healthy person through the air water। देखो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में बताया गया है। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होते हैं कि जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में हो सकता है। मान लो कि एक इंसान है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में भी जा सकती है, तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। कैसे जाएगी? खाना से, पानी से, फिजिकल कॉन्टैक्ट से के थ्रू चली जाएगी। राइट द नेम ऑफ वन कम्युनिकेबल डिसीज़। आप कॉमन कोल्ड भी लिख सकते हो या COVID-19 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। विच मॉस्किटो इज़ द कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का है था वो कौन कैरियर होते हैं? फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मलेरिया से बचने के लिए 2 मेथड्स बताने हैं, तो 2 वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। तो सबसे पहला है कि भाई फुल लेंथ क्लॉथ पहन सकते हो आप, फुल लेंथ ये क्लॉथ्स पहन सकते हो। दूसरा आप मॉस्किटो
नेट यूज़ कर सकते हो, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट आपसे 2 पूछे गए थे। अगर आपको इन दोनों में से कोई ठीक लगता है आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप ये लिख सकते हो कि पानी जमा ना होने दें, ये लिख सकते हो। हाउ डू वैक्सीन प्रोटेक्ट अस। तो हमें वैक्सीन कैसे प्रोटेक्ट करती है भाई, वैक्सीन हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, वैक्सीन हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, वैक्सीन प्रोटेक्ट अस टू ट्रेन आर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है और फिर हमें प्रोटेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 3, पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay. Over the millions of years, absence of air, high temperature, high pressure transform the dead organism into petroleum and natural gas. तो कुछ नहीं, हमें ना पेट्रोलियम बनने की प्रोसेस बताई गई है। सेम प्रोसेस कोल बनने की भी है, बस वहाँ पे सी की जगह लैंड हो। आपको ना केरोसिन ऑयल का एक यूज़ बताना है। तो हमने वैसे पहले भी डिस्कस किया है, बट आप कई यूजेस हैं, आप एक यूज़ लिख सकते हो फ्यूल फॉर लाइटिंग एंड कुकिंग के लिए यूज़ हो सकता है, लाइटिंग के लिए यूज़ हो सकता है, लाइटिंग जैसे कि स्टोव या लैम्प। इट इज़ पेट्रोलियम रिफाइनरी वेयर इट इज़ डन। पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या है, जो हमारा पेट्रोलियम है, जो हमारा पेट्रोलियम वो 7 अलग अलग चीज़ों से मिलके बना है। वो 7 के 7 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बट वो 7 चीज़ें एक साथ मिले हुए हैं, एक मिक्सचर की तरह है, ठीक है। तो ऐसे वो मिक्सचर की तरह हैं, तो ऐसे तो हम इसको यूज़ कर नहीं पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पेट्रोलियम को क्लीन करेंगे और उसके जितने भी 7 के 7 चीज़ें हैं, उस डीजल है, केरोसिन है, एलपीजी है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, उन सबको अलग करेंगे 7 चीज़ों में, उसी को बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो इसका आंसर ये है, क्रूड ऑयल इज़ कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट। यूज़फुल प्रोडक्ट आपका हो सकता है, एग्जांपल में आप एलपीजी दे सकते हो या फिर आप केरोसिन दे सकते हो, ऐसे ETC, ठीक है। ये हो सकता है। और ये कहाँ पे किया जाता है भाई, ये इंडस्ट्री में किया जाता है, लार्ज इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। और ये है वाई पेट्रोलियम इज कोल्ड ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड की क्यों कहा जाता है पेट्रोलियम को, क्योंकि पेट्रोलियम भी ना उतना ही ज़्यादा यूज़फुल है, उतना ही ज़्यादा प्रीशियस है जितना गोल्ड है, इसलिए उन्हें उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि वो ब्लैक कलर का होता है ना, इसीलिए। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, आंसर नंबर C है कि बिकॉज पेट्रोलियम इज एज प्रीशियस as gold and it is black in color। वो एक तो ब्लैक इन कलर होता है और गोल्ड की जैसे प्रीशियस होता है, तो इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं पेट्रोलियम को। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, नेशनल पार्क आर एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दे प्रिजर्व फ्लोरा fauna, landscape, historic objects of the area। फर्स्ट क्या है कि नेशनल पार्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, इन सबको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट रिजर्व नेचुरल फॉरेस्ट कौन सा था, तो वो सतपुरा फॉरेस्ट था, सतपुरा फॉरेस्ट। नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर। प्रोटेक्ट टाइगर के लिए कौन स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इज प्रोजेक्ट टाइगर था। व्हाट आर फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट और फोना का मतलब होता है एनिमल।
ये एक साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक टर्म फ्लोरा रेफर प्लांट एंड साइंटिफिक टर्म फोना रेफर एज एनिमल। आपको 2 एक्टिविटी बतानी है जो नेशनल पार्क में करना मना है। तो आपको नेशनल पार्क में जो करना मना है, सबसे पहला तो कटिंग द ट्रीज, दूसरा हंटिंग द एनिमल्स। ये तो बेसिक है, ये करना मना होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे वहाँ से कुछ आप लेकर नहीं आ सकते। of an object is called force. The motion of imparted to object is due to action of force. An interaction of an object with another object result in a force between the two objects. The strength of a force expressed by magnitude. To draw, तो ये हमें फोर्स के बारे में बताया गया है कि किसी भी चीज़ को पुश करने में या पुल करने में फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स तब लगता है जब 2 ऑब्जेक्ट का इंट्रैक्शन होता है तो फोर्स लगता है। ठीक है, कितना फोर्स लगा रही हूँ वो हमें फोर्स की वैल्यू हमें उसके मैग्नीट्यूड से पता चलती है। तो ड्रॉ नेचर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश द रॉक। हमें रस्सी को ना नीचे लेकर जाना पड़ेगा, तभी तो हम कुएं से पानी निकाल पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे कुएं से पानी, इसलिए। An apple falls down from a tree. Which force acting on the apple? Gravitational force. ठीक है। What is muscular force? Muscular force क्या होता है? तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है कि ऐसी फोर्स जो हमारी मसल्स लगा रही है, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जब 2 ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे तभी ये फोर्स लग पाएगा। और हमसे मस्कुलर फोर्स का एक एग्जांपल भी पूछा गया है, तो आप एक एग्जांपल दे सकते हो। वाइल राइटिंग, आप कुछ चीज़ राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आप मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो, है ना। या कोई सामान होल्ड करते वक्त भी। और वाले पार्ट में दिया हुआ है वाई डू आवर बैग हैव थिक स्ट्रैप्स। तो क्यों होती है हमारी बैग की थिक स्ट्रैप्स? इसलिए ताकि हम प्रेशर को कम कर सकें, टू रिड्यूस द प्रेशर। आपको पता है, पहले ही बता रखा है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हमने जो स्ट्रैप था उसको थिक कर दिया, थिक यानी चौड़ा कर दिया, हमने उसका एरिया बढ़ा दिया, तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमारे शोल्डर पे प्रेशर कम पड़ेगा। इसलिए हम हमारे बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो चौड़े होते हैं। थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक लास्ट तक देखा है। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना। अदरवाइज़ हम सारे क्लासेस के भी वीडियोस लेकर आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।